इस वीडियो में हम एडजेक्टिव क्लॉजेस से मुतालिक एक मश्क करेंगे। मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। अंडरलाइन एडजेक्टिव क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऑल्सो एनसर्कल द रिलेटिव प्रोनाउंस। यानी हमने नीचे दिए गए जुमलों में से एडजेक्टिव क्लॉजेस को अंडरलाइन करना है और रिलेटिव प्रोनाउंस के गिर्द दायरा बनाना है। तो आइए मिलकर एडजेक्टिव क्लॉजेस की खुसूसियात को दोहराते हैं। एक एडजेक्टिव क्लॉज किसी न किसी रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होता है। यहाँ चंद रिलेटिव प्रोनाउंस की मिसालें दी गई हैं, जैसे कि लफ्ज़ है दैट, इसके बाद हु, हुज, whom और which, ये हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। इसी तरह से रिलेटिव एडवर्ब्स भी हो सकते हैं, जैसे कि when, where या why के अल्फाज। एडजेक्टिव क्लॉज की दूसरी खुसूसियत ये होती है कि उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब भी पाया जाता है। और एडजेक्टिव क्लॉज की तीसरी खुसूसियत ये है कि वो एक नाउन को मॉडिफाई करता है, यानी वो नाउन की वजाहत करता है। इन दिए गए जुमलों में एडजेक्टिव क्लॉजेस रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहे हैं। तो इस तरह एडजेक्टिव क्लॉज को तलाश करने का आसान तरीका ये है कि पहले एक रिलेटिव प्रोनाउन को तलाश किया जाए और उसके गिर्द दायरा बनाए जाए, और इसके बाद आने वाले अल्फाज को इस रिलेटिव प्रोनाउन के साथ मिलाकर अंडरलाइन कर दिया जाए। इस तरह से हम इस मश्क को हल करेंगे। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं। नंबर 1, आप भी पढ़िए। ही टेल्स अ टेल दैट साउंड्स अनट्रू, यानी वो एक ऐसी कहानी सुना रहा है जो कि सच मालूम नहीं होती। तो अब आप बताइए इस जुमले में वो कौन सा लफ्ज है जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। बिल्कुल ठीक, ये है दैट। तो हमने इसके गिर्द दायरा बना दिया। अब इसे इसके बाद आने वाले अल्फाज के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। दैट साउंड्स अनट्रू, यानी जो कि सच मालूम नहीं होती। और ये बात किसके मुतालिक कही जा रही है? टेल या कहानी के मुतालिक। यानी ये अल्फाज मिलकर कहानी के मुतालिक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और यहाँ साउंड्स का लफ्ज जो है ये एक वर्ब है। तो इस तरह जुमले के इस हिस्से में एडजेक्टिव क्लॉज की खुसूसियात मौजूद हैं। तो अब हम इसे अंडरलाइन कर देंगे। अब पढ़ते हैं अगला जुमला। नंबर 2, पीपल हु ईट टू मच माइट गेट इल, यानी जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं वो बीमार हो सकते हैं। तो चलिए अब आप बताइए इस जुमले में आपने तलाश करना है एक रिलेटिव प्रोनाउन, यानी आपने दैट, हु, हुज, whom या which, इनमें से अगर कोई लफ्ज इस जुमले में आ रहा है तो उसके मुतालिक बताना है। तो ये लफ्ज है who, बिल्कुल ठीक, ये है एक रिलेटिव प्रोनाउन। तो हमने इसके गिर्द दायरा बना दिया। अब पढ़ते हैं इसके बाद में आने वाले अल्फाज। who eat too much, और ये बात किसके मुतालिक की जा रही है? पीपल के मुतालिक, यानी ये अल्फाज मिलकर उन लोगों के मुतालिक वाजे कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा खाते हैं, यानी वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो जुमले के दरमियान में लोगों के मुतालिक एक इजाफी मालूमात दी गई है, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। और जुमले के बाकी हिस्से को इसके बाद मुकम्मल किया गया है। माइट गेट इल, यानी वो बीमार हो सकते हैं। हु ईट टू मच, जुमले के इस हिस्से में वो कौन सा लफ्ज है जो कि एक वर्ब है? ये है ईट। तो इस वर्ब की मौजूदगी की वजह से जुमले का ये हिस्सा है एक एडजेक्टिव क्लॉज। तो इसे हमने अंडरलाइन करके हाईलाइट कर दिया। अब अगला जुमला मिलकर पढ़ते हैं। नंबर 3, आई मेट द वुमन हुज सन हेल्प मी, यानी मुझे वो खातून मिली जिनके बेटे ने मेरी मदद की थी। अब आप इस जुमले में से एक रिलेटिव प्रोनाउन तलाश कीजिए। बिल्कुल ठीक, ये है whose, और ये लफ्ज वुमन के नाउन को लिंक कर रहा है जुमले के बाकी हिस्से से, जिसमें कहा गया है whose son helped me, यानी वो औरत जिसके बेटे ने मेरी मदद की थी। तो औरत के मुतालिक वजाहत हो गई है कि ये कौन सी औरत है। और जुमले के इस हिस्से में सन का लफ्ज जो है वो एक क्या है?
नाउन है जो कि एक सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, और हेल्प का लफ्ज़ है एक वर्ब। तो इस तरह से जुमले का ये हिस्सा कहलाया जाएगा एक एडजेक्टिव क्लॉज। तो इसे हमने अंडरलाइन कर दिया। अब पढ़ते हैं अगला जुमला नंबर 4। ही इज द मैन whom we all respect, यानी ये वो आदमी है जिसका हम सब एहतराम करते हैं। तो अब आप बताइए इस जुमले में रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? बिल्कुल ठीक, ये है लफ्ज whom, और इसके बाद में आने वाले अल्फाज इसके साथ मिलकर क्या बनाएंगे? एक, बिल्कुल ठीक, एडजेक्टिव क्लॉज। और ये सब मिलकर मैन के नाउन को मॉडिफाई करते हैं, और जुमले के इस हिस्से में यानी एडजेक्टिव क्लॉज में एक सब्जेक्ट और वर्ब भी है। अब अगला जुमला नंबर 5। आई हैव वर्क विच आई मस्ट डू, यानी मेरे पास काम है जो मुझे ज़रूर करना है। तो इस जुमले में वो कौन सा लफ्ज़ है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है? बिल्कुल सही, ये है लफ्ज़ विच, और इसके बाद है आई मस्ट डू। तो यहाँ सब्जेक्ट भी है और एक्शन भी है, यानी वर्ब भी है। तो विच आई मस्ट डू ये बन गया एक एडजेक्टिव क्लॉज, और ये मॉडिफाई कर रहा है वर्क को, यानी वो काम जो मैंने ज़रूर करना है। चलिए अब एक और मश्क करते हैं, मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। सप्लाई सूटेबल एडजेक्टिव क्लॉजेस। तो अब हमने इन दिए गए जुमलों को एडजेक्टिव क्लॉजेस की मदद से मुकम्मल करना है। तो मिलकर शुरू करते हैं। पहला जुमला नंबर 1, वेयर इज़ द बुक, और इसके बाद हमने अब यहाँ इस खाली जगह पर लिखना है एक एडजेक्टिव क्लॉज। तो जैसे कि हम इससे पहले सीख चुके हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज के शुरू में एक रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब आ सकता है, और इसमें एक सब्जेक्ट या वर्ब भी होना चाहिए, और इस जुमले के मुताबिक इस एडजेक्टिव क्लॉज की मदद से हम बुक के मुतालिक बताएंगे। तो हम कह सकते हैं वेयर इज़ द बुक दैट यू हैड बोरोड फ्रॉम मी। तो जुमले का ये हिस्सा शुरू हो रहा है दैट के लफ्ज से। ये क्या है? ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जबकि यू का लफ्ज एक सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, और बोरोड का लफ्ज है एक वर्ब। किस चीज़ की वजाहत कर रहे हैं? बुक की, यानी वो किताब जो कि आपने मुझसे ली थी। बोरो का मतलब होता है कोई चीज़ आर्जी तौर पर किसी से लेना और फिर उसे वापस कर देना, और क्योंकि ये एक सवाल है तो इसके आखिर में आएगा एक क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया वेयर इज़ द बुक दैट यू हैड बोरोड फ्रॉम मी, यानी वो किताब कहाँ है जो कि आपने मुझसे ली थी। तो इस तरह हमने एक एडजेक्टिव क्लॉज की मदद से इस जुमले को मुकम्मल कर दिया। अब पढ़ते हैं अगला जुमला नंबर 2। एनी स्टूडेंट ब्लैंक विल बी पनिश्ड। तो अब इस जुमले को भी हमने एक एडजेक्टिव क्लॉज की मदद से मुकम्मल करना है। तो यहाँ इस जुमले में शागिर्द को सज़ा देने के मुतालिक बात हो रही है। तो हमने ये बताना है कि वो किस किस्म का शागिर्द हो सकता है कि जिसको सज़ा मिल सकती है। तो हम कह सकते हैं कि एनी स्टूडेंट हु ट्राइज टू ब्रेक द रूल विल बी पनिश्ड। और अब यहाँ भी आप देख सकते हैं इस एडजेक्टिव क्लॉज के शुरू में लफ्ज़ आ रहा है हु, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ लफ्ज़ ब्रेक एक वर्ब है, और हु ट्राइज टू ब्रेक द रूल के अल्फाज जो हैं ये स्टूडेंट के नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी वो शागिर्द जो कि असूल को तोड़ेगा उसे सज़ा मिलेगी। अब अगला जुमला नंबर 3। द अम्ब्रेला ब्लैंक इज माइन। तो इस जुमले में छतरी के मुतालिक बात हो रही है और कहा जा रहा है कि ये मेरी है, लेकिन अब हमने छतरी के मुतालिक एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है। तो हम कह सकते हैं द अम्ब्रेला दैट यू सॉ हैंगिंग ऑन द हुक इज माइन। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज भी एक रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से शुरू हो रहा है। यू का लफ्ज एक सब्जेक्ट है और सॉ एक वर्ब है। दैट यू सॉ हैंगिंग ऑन द हुक ये अल्फाज बता रहे हैं अम्ब्रेला के मुतालिक, यानी वो छतरी जिसे तुमने
खूंटी पर लटका हुआ देखा था, मेरी है। तो इस तरह से एडजेक्टिव क्लॉज की मदद से ये जुमला भी मुकम्मल हो गया। अगला जुमला पढ़ते हैं, नंबर 4, दैट इज द गर्ल ब्लैंक, यानी वहाँ वो लड़की है। तो अब हमने गर्ल या लड़की के मुतालिक वजाहत से बताना है कि ये किस लड़की के मुतालिक बात हो रही है। तो हम कह सकते हैं दैट इज द गर्ल who tried to help me find my lost bag, यानी वहाँ वो लड़की है जिसने मेरा बैग तलाश करने में मेरी मदद की थी। ये एडजेक्टिव क्लॉज भी एक रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से शुरू हो रहा है। ट्राई टू हेल्प के अल्फाज जो हैं ये एक अमल को बता रहे हैं, और ये तमाम अल्फाज हु ट्राई टू हेल्प मी फाइंड माई लॉस्ट बैग वजाहत कर रहे हैं लड़की की, यानी वो लड़की जिसने बैग को तलाश करने में मेरी मदद की थी। तो इस तरह से ये जुमला भी मुकम्मल हो गया। अब पढ़ते हैं आखिरी जुमला, नंबर 5, वेयर इज द मैन ब्लैंक, यानी किसी आदमी के मुतालिक पूछा जा रहा है कि वो आदमी कहाँ है। तो अब एक एडजेक्टिव क्लॉज की मदद से आदमी के मुतालिक मजीद वजाहत से बात की जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि वेयर इज द मैन whose car was parked outside the gate, यानी वो आदमी कहाँ है जिसकी गाड़ी गेट के बाहर खड़ी थी। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज भी एक रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से शुरू हो रहा है। कार वॉज पार्क्ड, यहाँ एक सब्जेक्ट भी है जो कि कार का लफ्ज़ है, और पार्क्ड क्या है, ये एक वर्ब है। और इस एडजेक्टिव क्लॉज के तमाम अल्फाज मिलकर मैन के नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी उसके मुतालिक मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इस मश्क की मदद से हमने ये भी सीखा कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, और हमें ये भी अच्छी तरह से पता चल गया कि एक एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर क्या खुसूसियात होती हैं और वो जुमले में क्या काम करता है। तो अब आप इन मशकों से फ़ायदा उठाने के लिए इस वीडियो को रीप्ले कीजिए। आप इन मशकों को लिखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह आप बहुत जल्द एडजेक्टिव क्लॉजेस की पहचान अच्छी तरह से सीख जाएंगे।